आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के विषय में। इससे भी जो है विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन किन चीजों का वर्णन है, तो मैं डिटेल से सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो जूनागढ़ अभिलेख, जिसको कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है? ये गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखना। स्टेट भी आपसे पूछा जाता है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी खुदा हुआ है। तो ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि ये रुद्रदामन जो कि शक महाक्षत्रप था उसका है, ये उसके द्वारा ये जारी करवाया गया था। रुद्रदामन कौन था भाई? ये शक महाक्षत्रप। शकों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया था ना, तो उन्हीं में से एक था रुद्रदामन। ये मतलब शकों में काफी शक्तिशाली था रुद्रदामन, शक महाक्षत्रप था ये। तो इसके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया गया था। अब देखिएगा, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में जूनागढ़ करके स्थान है और जूनागढ़ से 1 मील पूर्व की तरफ गिरनार करके पहाड़ी है। गिरनार पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? गिरनार। आज के समय में उसको गिरनार बोला जाता है, गिरनार। तो उस गिरनार पहाड़ी पर एक दर्रा है, तो उसी के पास एक शिला पर, एक चट्टान में यह अभिलेख खुदा हुआ प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में ना जूनागढ़ को गिरिनार कहा गया है। जूनागढ़ के लिए गिरिनार शब्द का प्रयोग किया गया है इस अभिलेख में, ध्यान रखेंगे। इस अभिलेख में जूनागढ़ को गिरिनार बोला गया है। इस जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक का भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसके जो 14 प्रज्ञा पत्र, जो 14 उसके शिलालेख थे, जो 14 उसके लेख थे ना, उसका एक प्रति इसी जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, जूनागढ़ अथवा गिरनार। तो अशोक के लेख भी इस अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। साथ में इसके अलावा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त, उसके भी 2 लेख इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चला है, मिला है। मतलब मान लो ये कोई चट्टान है, ऐसे चट्टान नहीं होता है, मान लो ऐसा कोई पहाड़ है इस टाइप से, तो यहां पर कोई चट्टान हो गया मान लो, जो कि सीधा सपाट है। तो वहां पर जो है पहले किसी साइड में अशोक ने खुदवा दिया होगा, अब उसी बचे हुए किसी स्थान पर इसने खुदवा दिया रुद्रदामन ने, बाद में फिर उसी में स्कंदगुप्त ने खुदवा दिया होगा, इस तरह से। तो एक ही शिला पर, एक ही शिलाखंड पर इन तीनों शासकों के अभिलेख खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। तो सम्राट अशोक, उसके बाद रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, इस जूनागढ़ अभिलेख की खोज किसने की थी, किसने इसको खोजा था? तो यह भी आपसे पूछा जाता है। तो एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप, स्पेशली जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी सबसे पहले, क्योंकि जो अशोक के अभिलेख थे ना वो ब्राह्मी लिपि में, उसके बाद जो प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए थे। तो वो जो भाषा थी थोड़ी लुप्त हो गई थी, तो उसको पढ़ने की काफी लोगों ने कोशिश की, लेकिन अंततः जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई। तो वो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख को खोजने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। कब इसने खोजा था? तो 1832 में खोजा था। तो ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो स्पेशली यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, जेम्स प्रिंसेप ने खोजा। इसके बाद इस अभिलेख में 20 पंक्तियां हैं, 20 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां। इन 20 पंक्तियों में से ना 4 पंक्तियां, आखिर की जो 4 पंक्तियां वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बाकी जो 16 पंक्तियां हैं उसमें कुछ थोड़ा सा टूट फूट भी गया है, मतलब खराब हो गया, क्योंकि काफी साल पहले इसको लिखा गया था। लेकिन 4 अंतिम पंक्तियां पूरी तरह से सुरक्षित प्राप्त हुई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके भाषा की अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, शुद्ध संस्कृत में। इसके पहले के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए ना, अशोक के हों या फिर किसी के भी हों, वो प्राकृत भाषा में होते थे अधिकतर, और उस जमाने में ना प्राकृत भाषा का बहुत ज्यादा बोलबाला था। लेकिन ये जो है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको कि एक विदेशी शासक ने जारी करवाया था, रुद्रदामन इसके पूर्वज विदेशी थे ना, बाहर से आए थे, भारत में आक्रमण किया था। तो एक विदेशी शासक ने उस समय जब भारत में प्राकृत भाषा का बोलबाला था, उसने जो है शुद्ध संस्कृत भाषा में अपना लेख खुदवाया। और इस जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत में
लिखा गया अब तक का सबसे पहला या फिर कहें सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। मतलब कि संस्कृत में लिखा गया अभी तक इससे पुराना कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद तो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख से पुराना संस्कृत में लिखा गया अभी तक कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख भी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसकी लिपि क्या थी? भाषा तो हो गया संस्कृत, लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया था। भाषा इसकी थी संस्कृत, वो भी शुद्ध संस्कृत पूछा जाता है। अब इसमें तिथि क्या दिया हुआ है? तो इसमें तिथि दिया हुआ है, अब देखिएगा, ये कौन था भैया? शक था ना। अब कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, कुषाण वंश का एक शासक था ना कनिष्क, तो कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने क्या किया? 78 ईस्वी में, अभी हम ईस्वी सन का यूज कर रहे हैं ना, तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत की शुरुआत की, और वो जो संवत है लंबे समय तक शकों द्वारा प्रयोग किया गया। किसको? शक संवत को। तो इसके द्वारा जो संवत शुरू किया गया उसको किस नाम से जानते हैं? शक संवत के नाम से। शक संवत 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्या कहते हैं, इस जूनागढ़ अभिलेख में जो तिथि दिया हुआ है वो शक संवत में दिया हुआ है, क्योंकि उस समय के अधिकतर जो शासक थे, चूंकि ये तो भाई शक थे, ये लोग तो प्रयोग करते ही करते थे, लेकिन बाकी दूसरे शासकों द्वारा भी इसी शक संवत का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे शासक विक्रम संवत का भी प्रयोग करते थे। विक्रम संवत जिसकी शुरुआत लगभग 57-58 ईसा पूर्व में हुई थी। तो तिथि क्या दी हुई है? तो 72 शक संवत, 72 शक संवत दिया हुआ है। अब हमको जो है 72 शक संवत को ईस्वी सन में निकालना है, तो क्या करेंगे? तो हमको 78 इसमें जोड़ देना होगा, 72 में 78 जोड़ देना होगा, तो क्या निकलेगा? 150 ईस्वी। तो ये जो अभिलेख है 150 ईस्वी में जारी किया गया था। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको वैसे मैंने मेरे चैनल पर जितने भी संवत है ना उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, जो कि कुषाण वंश का शासक था। तो इसमें जो है 72 शक संवत दिया हुआ है, जो कि 150 ईस्वी होता है। तो ये हो गया तिथि। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस अभिलेख को जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या था? मतलब किस कारण से इसको जारी किया गया था? तो इस अभिलेख को, जूनागढ़ अभिलेख को अथवा गिरनार अभिलेख को जारी करने के पीछे जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था इस गिरनार क्षेत्र में, इस जो जूनागढ़ क्षेत्र है ना गिरनार क्षेत्र में, उसमें एक प्राचीन कालीन झील हुआ करता था जिसको सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता था। तो उस सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का विवरण सुरक्षित रखना इस लेख का मुख्य उद्देश्य था। मतलब ये जो जूनागढ़ अभिलेख है स्पेशली उस सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के विवरण को सुरक्षित रखना, कि भाई कोई रुद्रदामन नाम का राजा था जिसने इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, इस बात की जानकारी भविष्य में लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से इस लेख को खुदवाया गया था। तो ध्यान रखना, ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस अभिलेख में क्या क्या चीजें दी हुई है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैसे ये सब भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताया सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का विवरण सुरक्षित रखना। तो सुदर्शन झील के बारे में तो बहुत कुछ दिया होगा। तो सबसे पहले इसमें मिलता है सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील का इतिहास, कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ये सब कुछ जो है दिया हुआ है। तो इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमको पता चलता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र में, इसको सौराष्ट्र का क्षेत्र बोला जाता है, गुजरात में आता है, सौराष्ट्र का क्षेत्र बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों की सिंचाई वगैरह के लिए यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया। कब? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था ना, मौर्य सम्राट था वो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया और
जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने सौराष्ट्र क्षेत्र के अपने राज्यपाल जिसका नाम था पुष्यगुप्त उसको आदेश दिया कि भैया तुम यहां पर जो है एक झील का निर्माण करवाओ। तो पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ऐसा हमको कहां से पता चलता है? इसी जूनागढ़ अभिलेख में, इसी में ऐसा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यहां के गवर्नर ने इस झील का निर्माण करवाया। उसके बाद अगला चीज दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक हुआ अशोक, बिंदुसार हुआ, लेकिन उसके बाद फिर अशोक हुआ। तो दिया हुआ है कि सम्राट अशोक ने यहां पर जो सुदर्शन झील है यहां पर नहर का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक का एक गवर्नर था तुसास्प, ये यवनराज था, यवनराज, सामने आप लोग यवनराज लिख देंगे, यवनराज तुसास्प, इसको तुहरावास्प भी लिखा जाता है काफी सारे पुस्तकों में, तुहरावास्प। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है, तुसास्प और तुहरावास्प, दोनों इसी के नाम थे। यवनराज था, मतलब ये यवन था, यूनानी था, जो कि सम्राट अशोक के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था या कहें राज्यपाल था। तो सम्राट अशोक ने इसको आदेश दिया कि तुम जो है सुदर्शन झील में नहर का निर्माण करवाओगे। ये भी कहां दिया गया है? इसी जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये तमाम बातें जूनागढ़ अभिलेख में लिखी हुई है, मतलब कि सुदर्शन झील का इतिहास। इसके बाद इसमें जो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन है उसके पूर्वजों की वंशावली भी इसमें दी हुई है, ध्यान रखेंगे, पूर्वजों की वंशावली, पूर्वज लिख देते हैं हम। तो जो रुद्रदामन था उसके पिता का नाम यहां पर दिया हुआ है, उसके पिता का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके दादा का नाम दिया है चष्टन, और पिता का नाम दिया हुआ है जयदामन। इसके दादा का नाम था चष्टन, जिसने उज्जैन में कार्दमक वंश की स्थापना की थी ना, चष्टन। किस वंश के थे ये लोग? कार्दमक वंश के थे। उज्जैन में कार्दमक वंश की स्थापना होती है। इसका पिता था, इसका बेटा हुआ जयदामन ही ना, एक बार मैं कंफर्म करूं, क्या नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, हाँ जयदामन होना है। तो ये जो है रुद्रदामन का पिता था। तो इनके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा रुद्रदामन के जो विजय अभियान थे उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिएगा इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से भारी वर्षा के कारण ये जो सुदर्शन झील है उसके जो बांध है, मतलब कि भाई ऐसा झील होगा क्योंकि ये कृत्रिम है, तो ऐसा झील होगा, गोल होगा, तो इसके चारों तरफ ऐसा बांध बना हुआ होगा ना, थोड़ा सा ऊंचा, ताकि जो पानी है वहां पर स्टोर हो सके। तो इसमें बताया गया है कि भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया और सुदर्शन झील का बहुत सारा पानी बह गया और उससे जो है वहां के लोग काफी परेशान हो गए, लोगों को पानी की समस्याएं होने लगी। तो अब जो है राजा के समक्ष सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की समस्या थी, मतलब इस झील को फिर से बनाने की समस्या थी कि बनाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि लोगों को इससे काफी समस्या हो रही है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो पहले वो यहीं से सिंचाई किया करते थे। तो कहते हैं कि मतलब इसमें दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख में कि जो क्या कहते हैं रुद्रदामन की जो मंत्रिमंडल थे, उसके जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने मना कर दिया कि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा, इस झील के पुनरुद्धार में, इस झील के जीर्णोद्धार में बहुत पैसा लगेगा, उस काम में हम जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते, ये बोला जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा, जो कि यहीं दिया हुआ है। उसके बाद रुद्रदामन क्या करता है, अपनी प्रजा से 1 रुपया भी नहीं लेता है, मतलब कि जो खजाना होता है, जो राजकोष होता है, जहां पर प्रजा का पैसा जमा होता है, उसको हाथ नहीं लगाता है। रुद्रदामन क्या करता है, अपना खुद का कोष, जो राजा का जो निजी कोष होता है, जो रुद्रदामन का पैसा होता है, उस पैसे से उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जो कि इसमें उल्लेखित है। तो ये चीज दिया हुआ है, तो ये सारा कुछ इसमें वर्णन है, तो ध्यान रखना। इसके बाद आगे और कुछ चीजें हैं जो इसमें वर्णित है, जो अक्सर पूछा जाता है।
एक तो सुदर्शन झील के बारे में ध्यान रखना, सुदर्शन झील का इतिहास, सुदर्शन झील किस तरह से टूटा, सुदर्शन झील का किस तरह से जीर्णोद्धार हुआ, तो ये तमाम चीजें इसमें दी हुई है। इसने खुद अपने पैसे से इसका रिनोवेशन करवाया। इसके बाद देखिएगा इसके विजय अभियानों की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे राजाओं का जिक्र मिलता है, उसमें से आपको एक राजा का नाम याद रखना है, सातकर्णी। सातकर्णी ये कौन था, तो सातवाहन वंश का शासक था सातकर्णी। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में दिया हुआ है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन ने सातकर्णी को दक्षिणापथपति, ये दिया हुआ है इसको, दक्षिणापथपति सातकर्णी को 2 बार युद्धों में पराजित किया। दक्षिणापथपति जो सातवाहन शासक है उनको दक्षिणापथ के शासक बोला जाता है ना, तो इसको लिखा हुआ है यहां पर कि दक्षिणापथपति सातकर्णी को 2 युद्धों में पराजित किया, ये दिया हुआ है। साथ ही साथ ये लिखा गया है कि संबंधों की निकटता के चलते सातकर्णी को उसने क्षमादान दे दिया, क्योंकि कहते हैं कि जो सातकर्णी है वो रुद्रदामन का दामाद था। दामाद वाली बात तो इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन ये दिया हुआ है कि संबंधों की निकटता के चलते सातकर्णी को दोनों बार युद्ध में पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया, तो ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि सातकर्णी मतलब सातवाहन नरेश सातकर्णी को रुद्रदामन ने पराजित किया, ये कहां पर दिया हुआ है, तो जूनागढ़ अभिलेख में काफी बार पूछा गया है। अच्छा, ये जो सातकर्णी है, इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि भाई ये सातकर्णी था कौन। तो अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अब सातकर्णी लगा हुआ है तो ये मत समझिएगा कि ये गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर सातकर्णी प्रथम वो है, नहीं। जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि ये वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था। तो ध्यान रखेंगे, सातकर्णी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था, ये चीज दिया हुआ है। इसके बाद एक स्पेशल चीज मिलता है यहां पर, क्या कहते हैं उसको, स्वयंवर। स्वयंवर आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर होता है, माता सीता का स्वयंवर होता है। स्वयंवर में क्या होता है, राजकुमारी अपना वर खुद चुनती है, स्वयंवर। ऐसे ही लिखेंगे क्या, स्वयंवर। स्वयंवर। तो इसमें यह दिया हुआ है कि जो रुद्रदामन इतना शक्तिशाली, इतना प्रतापी शासक था कि उसने बहुत सारे राजकन्याओं से मालाएं प्राप्त की थी, ऐसा लिखा हुआ है। स्वयंवर में क्या होता है, मतलब यह दिया हुआ है कि जो रुद्रदामन है उसको बहुत सारे स्वयंवरों में निमंत्रण मिलता था और उन स्वयंवरों से वो माला धारण करके आता था। क्या होता था कि जो राजकुमारी है जिसको भी पसंद करती थी उसको माला पहना देती थी, तो उसको यहां पर इस टाइप से लिखा गया है। तो स्वयंवर का सबसे पहला उल्लेख इसी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयंवर के विषय में सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, तो इसी जूनागढ़ अभिलेख में स्वयंवर के बारे में लिखा गया है, जो कि रुद्रदामन के विषय में। इसके बाद देखिएगा, एक चीज बताना छूट गया था कि जो सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, मतलब रुद्रदामन ने करवाया था, लेकिन वो खुद जाकर के वहां काम थोड़ी ना करेगा, किसी ना किसी को तो ठेका दिया रहा होगा। तो सुदर्शन झील, इसका जो जीर्णोद्धार है उसका काम सौंपा गया था, मैं यहां लिखता हूं, कुलैप, एक व्यक्ति का नाम था कुलैप, जो कि जूनागढ़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। एक तरह से ये जूनागढ़ का आप गवर्नर समझ सकते हो, जूनागढ़ का सुरक्षा की दृष्टि से इसको नियुक्त किया गया था, ऐसा इस लेख में दिया हुआ है कि जूनागढ़ की सुरक्षा के लिए नियुक्त कुलैप, उसके पुत्र सुविशाख, इसका पुत्र था सुविशाख। तो इसी सुविशाख को सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का काम सौंपा जाता है, मतलब कि जो भी यहां सुधार का काम हुआ इसी सुविशाख के देखरेख में हुआ था। तो ये तमाम चीजें आप लोग जूनागढ़ अभिलेख के विषय में याद रखेंगे, जूनागढ़ अभिलेख अथवा गिरिनार अभिलेख। अच्छा, जो जूनागढ़ है ना, उसको इस अभिलेख में गिरिनार लिखा गया है, गिरिनार, मैंने पीछे बताया भी शायद। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा
कैसा लगा, जो भी डाउट हो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।